बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा कप्तान इमरान खान 25 मई को रेड जोन से मायूस, बेनीलो मराम, नाकाम अपने घर वापस आ गया है। अपने घर नहीं, बनी गाला जाने के बजाय फिर वापस पेशावर चला गया और वहाँ डेरा लगा लिया। और फिर ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि पूरा मुल्क उन पे रिएक्शन अपना दे रहा है। समझ नहीं आती कि कप्तान को क्या हो गया। मैं खुद हैरान परेशान। नाज़रीन किराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन का वो बटन दबाना ना भूलिए, जिसके बाद सबसे पहले वीडियो लोड होने के बाद आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पेशावर में एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अजीब बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले न किए तो ये खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। फौज सबसे पहले तबाह, मुल्क दिवालिया हो जाएगा और लोगों को इक़्तिदार से निकालना होगा। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, एटमी हिसासों से महरूम हो जाएगा। बलूचिस्तान को अलहदा करने के मंसूबे बने हुए हैं। पाकिस्तान खुदकुशी की राह पर चल रहा है। अब ये कहते हैं लॉन्ग मार्च ख़त्म करना सुलह हुदैबिया था। और जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, आपको क्या हो गया? ये आप 3 टुकड़े करने की जो बातें करते हैं, आपको अकल की बात कर रहे हैं? आप इक़्तिदार से क्या महरूम हुए हैं कि जो भी आपके मुंह में आ रहा है वो बातें कर रहे हैं? अगर आपको दोबारा इक़्तिदार दे दे एस्टेब्लिशमेंट, आपको मसनद इक़्तिदार में बैठा दे, फिर सब अच्छा है। आप इक़्तिदार से अपनी हरकतों की वजह से महरूम हुए हैं। आपने इक़्तिदार मिला जो था उसको संभाल ही नहीं सके। मैं आपको ये बात बताऊं, एक बड़े सियासी लीडर ने मुझे कहा था कि जब ये इमरान खान इक़्तिदार से निकलेगा तो फिर आप इसकी बातें सुनना। इसको संभालना एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खासा मुश्किल हो जाएगा। अभी इसका रुख कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है, फिर अगले दिन यू टर्न ले लेते हैं। कभी वो जनाब अदलिया की तरफ उनका रुख होता है, फिर वो जनाब उनसे साहब बिछे जाते हैं। आप एस्टेब्लिशमेंट से किस तरह के फैसले चाहते हैं कि वो आपको दोबारा इक़्तिदार दे दें? अब ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना कि आप तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गए और अपनी नलायकियों की वजह से गए। शेख रशीद जैसे आदमी ने जो सियासी पेशनगोइयाँ करता है झूठी सच्ची, उसने भी कहा कि इमरान खान आखिरी वक्त तक ये समझते कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, जबकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझ रहा था कि इमरान खान जाने वाला है। आपने अपोजिशन के साथ अपने मामला दुरुस्त नहीं किए। जब आपके बिल्कुल छुट्टी होने वाली हो गई तो आपने मलिक रियाज के ज़रिए आसिफ अली जरदारी से एनआरओ मांगा। क्या दिन आने थे कि आप फिर आसिफ अली जरदारी से एनआरओ मांग रहे हैं? उन्होंने एनआरओ नहीं दिया, वो सियासतदान है, वो आपको किस तरह बख्श दें? फिर उसके बाद आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, आप उस जाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको वहाँ से निकालने के लिए कुछ लोग भिजवाने पड़े। फिर उसके लिए आपके लिए अदलिया रात उसके दरवाजे खुल गए, अदलिया ला बैठ गई। अब आप इक़्तिदार से महरूम हो गए हैं। खुदारा कुछ दिन तो सब्र करें। आप चाहते हैं कि इधर आप इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, उधर आपको फिर दोबारा इक़्तिदार में बैठा दिया जाए। और जिसलिए आप इक़्तिदार में बैठना चाहते हैं, नवंबर आएगा लेकिन आप नवंबर में इक़्तिदार में नहीं होंगे। इक़्तिदार में नवंबर में वो लोग होंगे जो इस वक्त बैठे हुए हैं।
उन्होंने ही फैसले करने हैं उस वक्त असर की क़यादत के। और आपने अजीब बात की कि मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। क्या समझते हैं ये कोई 1970 है कि जब बांग्लादेश बना दिया था शेख मुजीबुर रहमान ने? कुछ लोग कहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, शेख मुजीबुर रहमान का अपना एक एजेंडा था। उसने बांग्लादेश बनवाना था, बनवा गया। लेकिन आपका एजेंडा तो इक़्तिदार है। अगर इक़्तिदार मिल गया तो सब अच्छा, ठीक है, और इक़्तिदार ना मिले तो फिर कहा जाएगी किसकी ज़रूरत है पाकिस्तान के एटमी असासों को हमसे छीन ले। 1983-84 में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है, आज तक कायम है। दुनिया की बड़े बड़े मुल्कों ने कोशिश की। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों का फैसला किया तो उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने 5 टेलीफोन किए और 5 अरब रुपया, 5 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने की यकीनदानी कराई और इसके साथ और बेपनाह मराहत देने की कहा। लेकिन उन्होंने डट गए। हमने एटमी धमाके किए हैं। पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी मुल्क है, हम उस क्लब का हिस्सा हैं, हमें उससे कोई नहीं महरूम कर सकता। आप 6 दिन की डेडलाइन देकर गए थे और फिर आप वापस नहीं आ रहे इधर। आगे राणा सनावला खड़ा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। वो एक कार्टून छपाया को दूरबीन से देख रहा है कि मुझे नज़र नहीं आ रहे वो किधर गए हैं। अब आपने डेरे डाल लिए। आप सियासी लीडर हैं, बहादुर लीडर हैं, अगर तो फिर आए, मैदान में आए, वरना चुपके से जाकर बनी गाला में बैठ जाएं या जलसे करें, मुजाहरे करें, लेकिन वो आपको रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। अब पाकिस्तान की कोई ताकत उनको ये नहीं कह सकती मौजूदा हुकूमत को कि रेड जोन इनके लिए खोल दिया जाए और यहाँ पर एक तमाशा लगा रहे। पहले ही मुल्क बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, बैनुल-अक़वामी दबाव है हम पर, IMF का दबाव है जो आप मायदे करके चले गए थे। IMF ने अपने दबाव की वजह से बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़वा रहा है, अभी वो बिजली की कीमतें भी बढ़वाएंगे। आपने अपने हाथ काट कर चले गए थे। पाकिस्तान को ऐसे मौके पर खड़े कर, ऐसे दोराहे पे खड़े कर थे जहाँ से पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था। ये बात कही है उसने, वज़ीर दाखिला ने, बड़ी डट कर कि किसी फसादी मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और ये भी बात ये क्लियर है कि इमरान खान साहब, ये जो आप बार बार फौज, बार बार एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, इसकी बड़ी भारी कीमत आपको अदा करना पड़ेगी। क्या समझते हैं कि आप जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, आपके इस तकिया कलाम पे खामोश रहेंगे वो लोग जिनको आप टारगेट बना रहे हैं? असल में समझ नहीं आती आपको कि जो जी में आ रहे हैं आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपका ये तर्ज कलाम आपकी रही से कसर भी निकाल देगा। पर एक बात तो आप भूल जाएं कि अब इस मुल्क में आप शायद फिर कभी इक़्तिदार में आ जाएं। मुझे नज़र नहीं आता आपका इक़्तिदार में आना। अब मैं लफ्ज़ नामुमकिन तो नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन कम अज़ कम मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि एक बार आदमी पहाड़ से नीचे गिरे, फिर उसका संभलना, फिर उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। आपने तो अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं। आप ये जो रोज़ाना इंटरव्यू देकर कभी आप धमकाते हैं और फिर आप मिन्नत समाजत पे आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, सियासी लिहाज से मैं समझता हूँ कि आप दिवालिया हो गए हैं। समझदारी का मुजाहरा करें, आप एक पॉपुलर लीडर हैं, उस कुव्वत को महफूज रखें जो कुव्वत आपके साथ खड़ी है। आप उस कुव्वत को उन कुव्वतों से ज़्यादा टकराना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में ये आपकी कुव्वत पाश-पाश हो जाएगी। आपका कारकुन ना गोली के सामने खड़ा हो सकता है, ना लाठी के सामने, और ना आंसू गैस के सामने। वैसे वो नारे लगा सकता है, झंडे उठा के चल सकता है, लेकिन कुर्बानी देने वाली और जमातें हैं। आप अपने कारकुनों की तरबियत करें, उनको
समझाएं, उनकी इस बदज़बानी को ख़त्म करें। आप हौसला अफजाई करते हैं यूट्यूबर्स की जो सुबह शाम बकवास करते हैं, जो दूसरों के नाम बेइज्जती के साथ लेते हैं। आप उनको समझाएं कि इज़्ज़त के साथ लोगों का नाम लें ताकि लोग भी आपके इज़्ज़त के साथ नाम लें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई गाली दे, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कोई नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को गाली दे। आप उनकी पॉलिसियों पे तनकीद करें, सुबह शाम चोर चोर डाकू डाकू कहते रहें। खान साहब डरे उस दिन से जिस दिन बनी गाला के अंदर मदफन खजानों को लोग तलाश करते फिर रहे होंगे, और वो दिन आने वाला है कि जिस दिन लोग ये मुतालबा होगा कि बनी गाला में जो ख़जाने दफन है उनकी तलाश की जाए। लिहाजा आप भी तहम्मुल के साथ बात गुजारें, बर्दाश्त करें, इलेक्शन का इंतज़ार करें। अभी तो फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला आने वाला है जनाबे इमरान खान साहब। इससे अगर आप सरवाइव कर गए तो फिर तो शायद कुछ आपकी बचत हो जाएगी, वरना फॉरेन फंडिंग केस आपको ले डूबेगा। आप ज़्यादा तसादम की बातें मत करें, आप एस्टेब्लिशमेंट को बार बार चैलेंज ना करें, और एस्टेब्लिशमेंट को आप रास्ते ना दिखाएं जिन्होंने आपको उंगली से पकड़कर मसनद वजारत उज़्मा पर बिठाया। आप उनको रास्ते दिखा रहे हैं। क्या वो इतने ही लोग जाहिल और इतने ही मतलब कमज़ोर लोग हैं जिनको कोई नहीं पता? आप उन्हें कहें दुरुस्त फैसले ना किए तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या फैसला दुरुस्त करें? आपके इक़्तिदार में बिठा दें। आप अपनी तर्ज़ कलाम बेहतर करें, खुदारा अपना रवैया बेहतर करें, सियासतदानों के साथ भी, फ़ौज के साथ भी, अदलिया के साथ भी, और अपने तमाम सियासी मुखालफिन के साथ भी। बसूरत दीगर सियासत में आपका नामो निशान मिट जाएगा। शुक्रिया।